जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। भारत सरकार दो मोर्चों पर बहुत गंभीरता से लड़ रही है, या कम से कम लड़ती दिखाई दे रही है। पहला मोर्चा है आतंकवाद, विदेशों से प्रायोजित आतंकवाद, और दूसरा मोर्चा है नक्सलवाद। देश के 7 राज्य इस समस्या से प्रभावित हैं। 7 राज्य, 250 जिले। आज हम आपको बताएंगे नक्सलवाद से लड़ने वाली हमारी क्षमता का सच क्या है। क्या हम सचमुच नक्सलवाद से लड़ रहे हैं? मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नक्सलवाद से लड़ाई आज एक बड़ी खोखली लड़ाई दिखाई दे रही है। खोखली लड़ाई इसलिए क्योंकि सरकार जिस तरह से लड़ रही है उसमें कई सारे लूपहोल्स और पेच हमारे सामने आ जाए हैं। मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं उन लोगों के नाम जो नक्सलवादियों को पैसा देते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे पास एक लंबी सूची है। ऐसा नहीं है कि यह सूची सिर्फ हमारे पास है, यह सूची भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है और उस गृह मंत्रालय से यह सूची हमारे पास आई है। इस सूची में उन पूंजीपतियों के, उन सरकारी संस्थानों के नाम हैं जो लोग नक्सलवादियों को नियमित रूप से पैसा दे रहे हैं। और यह सूची सिर्फ एक राज्य की है, झारखंड की। ऐसे 6 राज्य और हैं जिनकी सूची अभी गृह मंत्रालय के पास है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, और बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हम सरकार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाना चाहते। नहीं तो जिस तरह एक राज्य की सूची हमारे पास है, हमारे पास बाकी 6 राज्यों की सूची भी आ सकती है। और जब हम झारखंड की सूची की बात करते हैं तो झारखंड से जुड़ी एक सच्चाई आपको और बता दें। वो सच्चाई, झारखंड जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, झारखंड नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों की राजधानी है। राष्ट्रीय राजधानी झारखंड है, जहां से सारे नक्सलवादी राज्यों में, प्रभावित राज्यों में, नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में जो 7 राज्य हैं, यहां से उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम होता है, यहां से उनकी कुमक का इंतजाम होता है, यहां से उनके लिए हथियारों का इंतजाम होता है। कहने का मतलब कि जिस तरह दिल्ली देश का इंतजाम करती है, उसी तरह झारखंड नक्सलवाद प्रभावित राज्यों का, नक्सलवाद की लड़ाई का पूरा मतलब पूरा इंतजाम करता है। और आज ये सच हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री प्रभात रंजन दी, पर उनसे हम इस सूची के बारे में बात करें उसके पहले मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं जो नाम हमारे पास हैं। बिरला बॉक्साइट कंपनी, पाटिल कंस्ट्रक्शंस, HCL, लार्सन एंड टूब्रो, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स वसंत वार्षिक, मतलब सेंट्रल कोलफील्ड्स की कम से कम 10 से ज्यादा शाखाएं हैं जो नक्सलवादियों को लगातार पैसा दे रही हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टूब्रो मैंने बता दिया, उषा मार्टिन, क्रशर मालिक, ORS इंडिया, रूंगटा माइंस, विनय पंसारी, शाह ब्रदर्स, बालजोरी कंपनी, डंपर मालिकों का समूह, झारखंड लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन। इसके अलावा एक लंबी सूची है, कम से कम प्रभात रंजन बताएंगे कि कितने ज्यादा नाम है। पर आश्चर्य की बात यह है कि नक्सलवादियों को लगातार पैसा देने वालों में न केवल बड़ी कंपनियां हैं बल्कि सरकारी संस्थान भी शामिल हैं। प्रभात जी, ये सूची के बारे में आपका क्या कहना है? आपने कैसे आपको सूची मिली? इस सूची के बारे में जैसा आपने बताया कि ये सूची केवल अपने पास नहीं है, ये गृह मंत्रालय के पास है। और उसमें मैं थोड़ा जोड़ दूं कि लोकल पुलिस से लेकर, झारखंड पुलिस से लेकर और आईबी के द्वारा ये सूचनाएं केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को प्रेषित की गई, बहुत ही औपचारिक रूप से प्रेषित की गई। और उसके लिए पुलिस ने प्राथमिक तौर पर सारी FIRs दर्ज की हैं। ये कागजात मेरे पास हैं, वो मैं आपके जरिए दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि वो सारे FIRs हैं। तो जो पुलिस की मोडस ऑपरेंडाई है, वो FIR करने के बाद ये सूचनाएं आईबी के साथ शेयर करती हैं और उसके बाद आईबी इन सूचनाओं को वेरीफाई करती है और उसके बाद वो सूचनाएं केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को मुहैया कराती है। यह लिस्ट
जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये केवल झारखंड की लिस्ट नहीं है। नक्सल प्रभावित जितने भी 7 राज्य हैं जो ज्यादा घनीभूत रूप से प्रभावित हैं, उनकी पूरी की पूरी सूची उन सारे लोगों की जो नक्सली संगठनों को पैसा, जैसे आंध्र, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे बंगाल, जैसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र का एक बड़ा इलाका जी। तो इन सब इलाकों में नक्सली संगठन किस तरह से फल फूल रहे हैं, इसके लिए लगातार आईबी की तरफ से और खुफिया एजेंसियों की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को लगातार इसके बारे में इत्तला की जाती रही है। और यह लिस्ट जो हम लोगों के पास अवेलेबल है वो 2007 की लिस्ट है। 2007 के पहले की भी लिस्ट गृह मंत्रालय के पास होगी और ये 2007 के बाद की भी लिस्ट यानी 2010 तक की अद्यतन लिस्ट भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होगी। संतोष जी, एक बात की तरफ मैं खास तौर पे ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसा आपने शुरुआत में ये बात कही कि सरकार नक्सलियों से किस तरह से लड़ना चाहती है। क्या नक्सलियों से लड़ना केवल उसका एक छद्म है, नाटक है, या कोई असलियत भी है? वो सेना उतारना चाहती है, वो सीआरपीएफ के जवानों को मरवा देना चाहती है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि यह जो लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, यह लिस्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय पिछले मतलब 2007 से, मैं इसको तो ऑथेंटिक रूप से कह सकता हूं कि 2007 से यह लिस्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय दबाए बैठा है और केंद्रीय गृह मंत्री बार बार ये कहते हैं कि नक्सलियों के सपोर्ट में जो बुद्धिजीवी हैं, नक्सलियों के सपोर्ट में जो भी समाज सेवी हैं, उनकी शिनाख्त की जाएगी। तो क्यों नहीं गृह मंत्रालय की शिनाख्त की जाएगी? उनकी भूमिका क्या है? कौन लोग हैं जो इस लिस्ट को दबाए बैठे हैं? कौन लोग हैं जो नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की बहुप्रचारित लड़ाई को भोथरा कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं? ये बाहर के लोग नहीं हैं, ये सरकार के भीतर के लोग हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे देश के गृह मंत्री आज से 15 दिन पहले तक ललकार कर कह रहे थे कि कहीं पर भी कोई घटना होती थी वहां पर सेना भेज देंगे, हम एयरफोर्स भेज देंगे, हेलीकॉप्टर भेज देंगे, ऊपर से बम गिराएंगे, नीचे से सेना इनको खत्म कर देगी, पर वो किसी भी कीमत पर इस चीज की जड़ में नहीं जा पाए। गृह मंत्री जी आपसे एक चीज पूछता हूं, जड़ में तो आप नहीं गए, लेकिन क्या ये सूची आपने देखी है जो सूची हम अभी बता रहे हैं? हमारे पास सारे नाम हैं, आपके पास भी होंगे। अपनी फाइलों को खोलिए और उसके बाद अपनी खुद की आंखें खोलिए। एक चीज आपको और बताएं, एक छोटा सा ब्रेक लेने से पहले, हमारे पास नक्सलवादियों की पूरी रणनीति है, नक्सलवादियों का बजट है, नक्सलवादियों को कहां से हथियार आते हैं, कौन हथियार देता है, कौन वर्दी देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसकी जानकारी शायद सरकार के पास है, शायद सरकार के पास नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन गृह मंत्री जी के पास तो शायद नहीं है। उन्हीं की जानकारी के लिए ब्रेक से वापस लौटने के बाद आपके जरिए उनको बताएंगे कहां से कौन कौन सी चीजें नक्सलवादियों के पास पहुंचती हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे नक्सलवादियों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, और हमने आपको बताया कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, सरकारी अधिकारियों के भी, सरकारी संस्थानों के भी और बड़े बिजनेसमैन के भी। अब हम आपको बताते हैं नक्सलवादियों का बजट। जिस तरह भारत सरकार का बजट है, एक बजट बनाती है नक्सलवादियों से लड़ने के लिए, उसी तरह नक्सलवादियों ने अपना एक बजट बनाया है भारत सरकार से लड़ने के लिए। इस साल का उनका बजट 1400 करोड़ रुपए है। इसके पहले एक बात और आपको बता दें, जिस तरह भारत सरकार अभी बातचीत कर रही है कि हम एक यूनिफाइड कमांड बनाएंगे, वहां पुलिस और सीआरपी को मिला करके, सिविल अथॉरिटीज को मिला करके, ताकि वो लड़ाई नक्सलवादियों के खिलाफ संयोजित और नियोजित ढंग से लड़ सके, उसी तरह बल्कि उसके पहले नक्सलवादियों ने अपनी एक यूनिफाइड कमांड बना ली है। हम नहीं जानते सरकार को पता है या नहीं पता है, पर हमें पता है कि नक्सलवादियों ने अपनी एक यूनिफाइड कमांड बनाई है और उन्होंने 7 राज्यों में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए 1400 करोड़ रुपए का इस साल का बजट बनाया है। इसके पहले 2007 में उन्होंने 60 करोड़ का बजट बनाया था, जिसमें उस बजट का डिटेल आप जानना चाहेंगे? आपको मैं बताता हूं। 42 करोड़ रुपए उन्होंने हथियारों पर खर्च किए,
2007 से लेके 2009 के बीच में 2 करोड़ रुपए उन्होंने खुफिया सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए खर्च किए और 16 करोड़ रुपए उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग और अपने सोल्जर्स की तनख्वाह के ऊपर खर्च किए। यह है बजट नक्सलवादियों का। नक्सलवादियों को वर्दियां कहां से आती हैं? महाराष्ट्र से आती हैं। नक्सलवादियों को हथियार कहां से आते हैं? नक्सलवादियों को हथियार दुनिया का एक देश है ऑस्ट्रिया, सारी दुनिया को हथियार बेचता है वो। उसी ऑस्ट्रिया की एक वोरलो कंपनी है, वहां से हथियार इन नक्सलवादियों के पास आते हैं। नक्सलवादियों के पास मोटरसाइकिलें आती हैं, नक्सलवादियों के पास स्पेशल टायर आते हैं, वो टायर जिनमें कील न जा सके, जिनसे मोटरसाइकिल पंचर न हो, इस तरह के टायर उनके पास हैं। नक्सलवादियों के पास जिलेटिन और डायनामाइट कहां से आती है? ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की जानकारी जो इनको भेजते हैं भारत सरकार के खुफिया विभाग के पास है, गृह मंत्रालय की फाइलों में दबी हुई है। लेकिन गृह मंत्रालय 2007 से इन रिपोर्ट्स के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। और आज हम आपको ये बता दें कि पुलिस और सीआरपी में गृह मंत्रालय की रणनीति का राज्यों के साथ उसके तालमेल का हाल यह है कि पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। आज तक राज्य पुलिस का, किसी भी राज्य की पुलिस का कहीं पर 2-3-4 नाम भले ही आप ले लें, लेकिन जब हम बड़े पैमाने पर कहते हैं तो कहने लायक पुलिस के लोगों की शहादत इस लड़ाई में नहीं हुई है। कौन मरे हैं? वो जवान मरे हैं जो दूसरे प्रदेशों से जाकर के नक्सलवादियों से लड़ने के नाम पे उतारे गए। और इसलिए हमने बातचीत की, हमारे कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं डॉक्टर मनीष कुमार, इन्होंने छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्व रंजन जी से बातचीत की। और विश्व रंजन जी मशहूर शायर किनके पोते हैं डॉक्टर मनीष आपको बताएंगे। फिराक गोरखपुरी साहब का नाम मेरा ख्याल आप लेना चाहेंगे। फिराक गोरखपुरी साहब के पोते हैं विश्व रंजन, जो डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के। उन्होंने आपसे क्या कहा इस लड़ाई को लेकर के? देखिए, इस लड़ाई को लेकर के मेरी लंबी बातचीत हुई। जो बातें जो सामने आई वो उससे ये लगता है कि सरकार बिल्कुल ही क्लियर नहीं है कि नक्सलवादियों को वो किस तरीके से वो टैकल करे। नंबर 1 कि अगर आप उसे पूरे राष्ट्र के अस्तित्व के खतरे की तरह देखते हैं और आपकी 2 विंग, पुलिस हो या सीआरपी हो, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। नंबर 2, पुलिस डिपार्टमेंट को यह अच्छी तरह से मालूम है कि पैसे कहां से आते हैं। मेरी लंबी बात हुई, उन्होंने कहा कि पैसे ठेकेदार दे रहे हैं, पैसे उद्योगपति दे रहे हैं, पैसे कुछ अधिकारी दे रहे हैं। मैंने पूछा कि बस्तर में भी ये चीज चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बस्तर में, संतोष जी बहुत ही अजीबोगरीब मैंने जवाब था उनका, कि बस्तर में अधिकारी पैसे नहीं देते क्योंकि नक्सलियों ने अधिकारियों को पहले ही भगा दिया है वहां से। तो जब अधिकारी वहां है ही नहीं तो वो बस्तर में ऐसा नहीं होता, दूसरे राज्यों में ऐसा होता है कि अधिकारी भी पैसे देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस को यह मालूम है कि इतना बड़ा संगठन 260 जिलों में नक्सली कैसे चला रहे हैं, हथियार के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, हाथ इस तरह से बंधे हुए हैं क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने उस तरह से कोई पहल नहीं की है कि ताकि इस तरह के जो पैसे का जो चैनल है उसको रोका जा सके। उसके लिए कोई अलग कानून नहीं है। इसलिए उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि अगर वो किसी को पकड़ते भी हैं तो उनको कोर्ट में प्रूव करना होगा। और जब तक उस तरह के सबूत नहीं मिलते, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन जिस तरह से होता है, आम लोगों को जिस तरह से पकड़ते हैं, वही कानून से अगर नक्सलियों को भी पकड़ा जाता है। तो ये कुल मिलाकर के ये स्थिति बन रही है कि आप ये देखिए कि सरकारें अमेरिका से सारी चीज नकल करके अपने पास रखती है। लेकिन जब 9/11 हुआ और जब उन लोगों ने अपने मैंने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए जो अलग कानून बनाए, जो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने फंडिंग चैनल्स को ही क्लोज किया। उसके लिए स्पेशल कानून बनाया गया ताकि जो नॉर्मल जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम्स है, जो कानून है, वो उसके तहत ना आ सके। हमारे देश में हम 10 साल से 20 साल से जवानों को खो रहे हैं, गांव के लोगों की जान जा रही है, दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इस नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हमें नक्सलियों से कैसे लड़ना है। अच्छा मनीष, एक चीज और नजर आई है, वो ये कि इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से लेकर के झारखंड तक मित्तल,
टाटा, बजाज, कोई भी नाम लीजिए देश के उद्योगपति का, सबके उद्योग यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी आज तक हमला नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब माना जाए कि ये लोग नक्सलवादियों से मिले हुए हैं या नक्सलवादी इनको बहुत बड़ा समाज सुधारक मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आर्थिक रिश्ता इन लोगों के बीच में है और इनके आर्थिक हितों की देखभाल नक्सलवादी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हम लोग बातचीत करेंगे सरकार की रणनीति पर। कौन लोग बनाते हैं सरकार की रणनीति और रणनीति बनाने वालों में वो क्षमता है भी या नहीं है, बात करेंगे हम लोग कि सरकार से जुड़े हुए लोग नक्सलवाद के सिद्धांत से कुछ प्रभावित हैं, इसलिए उस काम को नहीं होने दे रहे हैं, या उनको कुछ पता ही नहीं है कि नक्सलवाद के पनपने का कारण क्या है। क्या इसकी जड़ में, जैसा सेना का मानना है कि विकास का न होना एक बहुत बड़ा कारण है नक्सलवाद का, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अभी गए और अभी वापस आए। आपको हमने अब तक बताया कि कौन लोग पैसा देते हैं नक्सलवादियों को। हमने आपको यह भी बताया कि भारत सरकार के लोग इस रिपोर्ट के ऊपर जो पैसे देने वालों की सूची भारत सरकार के पास है, गृह मंत्रालय या गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी इसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं और इसको इन्होंने अपने लॉकर में छुपा के रखा हुआ है। शायद गृह मंत्री को इसका पता नहीं है। हमने आपको यह भी बताया कि नक्सलवादियों का बजट क्या है, यूनिफाइड कमांड उनकी क्या है, कहां से उनको हथियार आते हैं, कहां से उनको वर्दियां आती हैं, उनका एक पूरा सप्लाई सिस्टम है। अब हम आपके सामने आपको बताना चाहते हैं कि राजनीति क्या है, इस राजनीति का खेल क्या है, क्यों झारखंड में सरकार नहीं बन पा रही है। पर उसके पहले डॉक्टर मनीष से हम ये जानना चाहेंगे कि दुनिया में ऐसी स्थिति बाकी देशों में भी आई है और हमारे देश में तो ये स्थिति आई है, तो क्या कोई इस तरह की रिसर्च हुई है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो, जैसे नक्सलवाद जैसी समस्या जो सामाजिक उत्पीड़न से, सामाजिक विभेद से पैदा हुई है, उसको लेकर के रणनीति बनाने से पहले उसके ऊपर रिसर्च, उसका विश्लेषण तो करना चाहिए। डॉक्टर, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ है? देखिए, जो नक्सलवाद, जो अल्ट्रा लेफ्ट मूवमेंट जिसको कहते हैं कि जो लोगों के सपोर्ट से खड़ा हुआ इस तरह के जो आंदोलन है, ये हिंदुस्तान में कोई पहला नहीं है। पूरा लैटिन अमेरिका, चाहे आप मैक्सिको ले लीजिए, आप वेनेजुएला ले लीजिए, इक्वाडोर ले लीजिए, पेरू ले लीजिए, हर जगह इस तरह के मूवमेंट्स जो चलते रहे हैं। और ये वाजिब बात भी है कि जब आप डेमोक्रेसी में किसी एक सेक्शन को आप बिल्कुल आप हाशिए पे ले जाते हो, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। तो ये इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं और स्वाभाविक भी हैं, समाज इस तरह से ही इवॉल्व होता आया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी देखिए जिस तरीके से बयान आते हैं सर, कि सबसे बड़ा खतरा है हमारा जो ये है, बिल्कुल स्टेट का जो अस्तित्व जो है उसको वो ललकार रहे हैं। 50 जिले से 260 जिले तक ये लोग पहुंच गए और अभी तक कोई रोकथाम नहीं, कोई सेंट्रल कमांड भी नहीं या कोई योजना भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने इस समस्या को धीरे धीरे बढ़ने दिया है और अभी तक भी व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, क्या हम लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि नक्सली किसी दिन न्यूक्लियर बम मार दे देश के अंदर, तब उनके साथ कोई स्ट्रेटजी बनाया जाए? प्रभात, आपने इस रिपोर्ट को निकालने में बहुत जी जान, बहुत परिश्रम किया। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो सेंट्रल फोकस विकास क्यों नहीं है, क्योंकि सेना बार बार कह रही है सरकार से कि नक्सलवाद से लड़ाई बिना विकास किए हुए नहीं हो सकती। ये सारे प्रांत जहां पर नक्सलवाद है वहां बुरी तरह गरीबी है, बेकारी है, भुखमरी है, कोई भी उत्पादन के साधन नहीं है वहां पे, बल्कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बाहर के लोग छीन छीन के ले जा रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है, आपकी प्रतिक्रिया इसके ऊपर क्या है? क्यों सेंट्रल फोकस नहीं बन पा रहा है? क्या इसमें राजनीति का भी कोई राजनीति की भी कोई तिकड़म है? बिल्कुल सही संतोष जी, मैं तो इस पर आपकी एक विशेषज्ञ टिप्पणी भी चाहूंगा, क्योंकि पूरी एनालिसिस आप करें, पूरी लिस्ट अगर आप देखें तो मुझको ऐसा लगता है कि एक लंबे पूरे अंतराल में, समय अंतराल में जितनी भी सरकारें रही हैं, मतलब कोई राजनीतिक दल रहा हो, उनकी जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने, जैसा मनीष जी ने कहा कि उन्होंने विकास के काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं ली और उस तरह से नक्सलवाद पनपता चला गया।
आप ये देखें कि झारखंड, जिसको आपने शुरुआत में कहा कि नक्सलवाद की राजधानी है, वो राजधानी कैसे राजधानी बनी नक्सलियों की? उस राजधानी में आज तक कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम ठीक तरीके से, जब से उसका प्रादुर्भाव हुआ तब से लेके आज तक आप देखें कि वहां कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम ठीक तरीके से पनपने नहीं दिया गया। ये जो कारण, ये अकारण नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना है और मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत होंगे कि ये जानबूझकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, उन्होंने बिल्कुल ही केओस, एक पॉलिटिकल केओस बना के रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नाम भी आप अखबार में छाप भी चुके हैं, नक्सलियों का सहारा लेकर चुनाव जीतते हैं, उनका सहारा लेकर नक्सली चुनाव जीतते हैं। ये आखिर क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं और पूरे देश भर में टर्मोइल क्रिएट करके अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं। आपने डॉक्टर मनीष और प्रभात रंजन दीन ये रिपोर्ट लेकर के आए और हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया, और ये बहुत बड़ा खुलासा है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो सरकार के रुख को सही समझते हैं या मीडिया द्वारा बनाई हुई इस भावना को, मीडिया द्वारा दिए जा रहे इस संदेश को कि इनफ इज इनफ, अब हमला कर देना चाहिए। नक्सलवाद की कुछ सच्चाई आपके सामने आई होगी, पूरी सच्चाई आनी अभी बाकी है। लेकिन ये लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ बिना विकास किए हो सकती है क्या? एक बात आपको बताएं, ये बहस नक्सलवाद सही है या गलत, इसके ऊपर हम नहीं कर रहे हैं। हम ये बहस इसके ऊपर कर रहे हैं कि सरकार जो नक्सलवाद का नाम लेती है, वो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना चाहती भी है, नहीं लड़ना चाहती है। गृह मंत्री जी किसके साथ खड़े हुए हैं? एक सूची आपके पास है, 7 राज्यों की सूचियां अलग अलग आपके पास हैं। 2007 से आप उन सूचियों को अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। और हम आज इस देश के हित में, भारत के संविधान के हित में यह सूची आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हमारे पास सूची का एक मोटा पुलिंदा है, हम आपके सामने इसलिए लेके आ रहे हैं कि आप इस देश के लिए सचमुच कुछ करें और इस देश को होने वाले एक अंधे युद्ध से बचाएं। हम जब कहते हैं तो सच कहते हैं, और हमारा यह मानना है कि सच कहना ही दो टूक कहना है। अगर आप दो टूक बात करेंगे तो आप सच कहेंगे। जय हिंद।